जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 जो 2019 में एग्जाम यानी कि 2019 की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम 2022 में हुआ था, यानी कि CEN 01 2019 जिसका एग्जाम 22 में हुआ है, उसकी आंसर की सॉल्यूशन का हम पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट करा चुके हैं, जिनमें टोटल 200 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, यानी कि 2 आंसर की हम इसमें सोल्व करा चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 50 तक के क्वेश्चन आज हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो आप उस चैनल पर जाए और उन वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही अपने कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आरआरबी ग्रुप डी में कर्मचारी हूं और मैंने भी प्रीवियस ईयर देखे थे, इसी कारण मेरा जो उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि आप भी प्रीवियस ईयर जरूर देखें और इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो पहले क्वेश्चन के साथ, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 वोल्ट से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति कितनी है? 10 है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? तो धारा का मान बताना है हमें इसमें। ठीक है, तो धारा का मान क्या होगा आपका? I बराबर शक्ति क्या होती है? P अपॉन, ठीक है, जो यानी कि वोल्ट है 20 वोल्ट किसमें, ठीक है, तो I यानी कि P कितना है? P है 10 बटे ये कितना है 20, 0 से 0 घटी 1/2 क्या लिख सकते? 0.5 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर ये धारा का मात्रक है, तो धारा का मात्रक यानी कि एम्पियर है, तो 0.5 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस बार आप तैयारी करें। साइंस अच्छा खासा रेलवे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक के 2 एग्जाम हुए, ALP और टेक्नीशियन, इनमें अच्छा खासा और थियोरेटिकल साइंस इस बार पूछा जा रहा है। वन लाइनर साइंस को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम मैंने भी दिए हैं और इसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर बना है। तो आप भी क्या है कि थियोरेटिकल साइंस जरूर देखें और इन प्रीवियस ईयर को जरूर लगाएं, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ABP एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि AB बराबर DC, AB बराबर DC और यानी कि ये बराबर किसके है? इसके, ठीक है, और DC बराबर 4 है, यानी कि ये भुजा क्या है? 4 है। कितनी भुजा है? ये 4 है। ठीक है, और AD बराबर BC, AD बराबर BC यानी कि ये बराबर किसके है? इसके, और ये कितनी है? 2.5। ठीक है, और PC का मान कितना है? PC का मान है 1, तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका? ABPD का, ABPD का, यानी कि इस इतने एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले किसका? इस आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या है? ABCD, इसका एरिया। ठीक है, माइनस करना है किसका? त्रिभुज BPC का, तो हमारा इनके आंसर निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? 4, और चौड़ाई कितनी दी है इसकी? 2.5, माइनस त्रिभुज BPC, त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BPC का निकालना, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये आपका एक राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, समकोण है। तो 1/2 लंब गुणा आधार। लंब कितना है इसका? 1 है, सॉरी, लंब कितना है ये? 2.5, और आधार कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का 100, और माइनस ये आ जाएगा आपका 2.5 को, यानी कि 2.5/2। ठीक है, तो 25 चौक का 100 और 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, और 25 चौके 100, तो 1.5 हम इसमें से माइनस करेंगे, और ये आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट इसमें लगा हुआ, तो 10 यानी कि इसको क्या लिख लेंगे? 10 माइनस 1.25, तो क्या बचेगा हमारा? 8.75। ठीक है, तो 8.75 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि
LJ, HF और DB एक तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार WU, SQOM एक दूसरे से संबंधित है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए LJ, HF और DB, तो देखिए B, C छोड़कर D, F, G छोड़कर H और J, K छोड़कर L, और फिर इनके बाद यहाँ B से F और F से J, इनके B क्या छोटा C, D, E, क्या छोटा C, D, E, और फिर क्या आया F, फिर क्या छूटेगा F के बाद G, H, I ये छूटेगा, फिर क्या आएगा J, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो 2 का है और इनके बीच में गैप है वो कितने का है, 3 का। तो अब यहाँ से ऐसे ही हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो जैसे K क्या छूटेगा, K, L, K के बाद क्या छूटेगा L, क्या आएगा M, O के बाद क्या छूटेगा P, क्या आएगा Q, S के बाद क्या छूटेगा T, तो उसके बाद क्या आएगा U। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने आपको तरीका बताया है, इसमें क्या मतलब पैटर्न लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि जल्द ही में NTPC जो प्रीवियस ईयर है यानी कि 2022 में जो CBT 1 एग्जाम हुआ था, मैं उसकी आंसर की सॉल्यूशन भी ला रहा हूं, जिसका पार्ट नंबर 1 कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी देखें, और जिसने CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट और या टेक्नीशियन, ठीक है, तो वे भी जरूर इसको जरूर करें, क्योंकि अभी हाल ही में ALP CBT 2 भी होने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही रिजल्ट की घोषणा होगी और NTPC भी एग्जाम आपके जल्द ही आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होता है। तो ये किसके, औसत परिवर्तन प्लस औसत नियत लागत। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंडल के प्रयोग में 2 लक्षणों के बीच तीव्र संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना है। तो ये कितना है, 9:3:3:1, 9:3:3:1, यानी कि 16:8 और 8 और 4:4, ये ऐसे प्रयोग किया गया था उसका, जिसके अकॉर्डिंग ये आपका निकल कर आया, यानी कि 9:3:3:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि एक सीरीज दी है, हमको उसमें चेक करना है क्या आएगा। तो यानी कि इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है 8 का। फिर इनके बीच में गैप कितने का है, तो ये कितने का है, 13 का। कितने का है, 13 का। फिर इनके बीच में कितने का है, 10 का। तो अब कितने का होना चाहिए, अब इनके बीच में 32 और 47 के बीच में कितने का गैप है, तो ये आपका 8 और 7 15। ठीक है, ये कितने का है, 15 का। तो अब कितने का आएगा, एक बार गैप 8 का आया, फिर 10 का आया, फिर कितने का आएगा, 12 का आएगा। तो 47 में कितना जोड़े हम, 12, 47 में 12 जोड़े तो कितना आएगा, क्योंकि 8 से 10 हुआ और 10 से क्या होगा, 12 होगा। इसी प्रकार ये 13 से 15 हुआ, 15 से कितना होगा, यानी कि 17 होगा। तो अगर हम इसमें देखें 12 जोड़ेंगे तो 47 में 12 जोड़े तो कितना आएगा हमारा, 59। तो 59 ऑप्शन 2 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो ये किसका है, Na2CO3 प्लस CCl2, ठीक है, CaCO3 प्लस 2NaCl। तो ये किसका है, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्षेपण अभिक्रिया का, यानी कि ये इसके साथ जुड़ा और ये इसके साथ जुड़ा, तो 2 बार इनका विस्थापन हुआ, तो ये क्या हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि भारतीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को डैश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया। तो ये 2020 में इसको क्या मिला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट पक्षुवत नदी में रहने पर बहुत देर में लेती है। ठीक है, तो ये इसका प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। ठीक है, जो इसमें सांस लेते हैं हवा में, उनसे अधिक बार सांस ये लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि ये आपको दी है सीरीज, यदि नीचे दी गई संख्याओं को घटता क्रम, ठीक है, व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से
चौथी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्या करना है, घटते क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको 323, तो 323, फिर 315, ठीक है, 315 के बाद आपका 285, कितना 285, उसके बाद 266, 266 के बाद कितना आएगा, 266 के बाद आपका 231, कितना आएगा 231, फिर 217, 217, और फिर 217 के बाद क्या आएगा, 217 के बाद आएगा 202, फिर कितना आएगा 202 के बाद, 202 के बाद आएगा आपका 193, फिर 193 के बाद आपका 186, और फिर 182। तो टोटल पहले इनको गिन लेंगे, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसने कहा है कि दाएं से पांचवी संख्या, तो दाया इधर से पड़ेगा, इसमें से पांचवी संख्या 1 2 3 4 5, तो ये कितनी है 217। ठीक है, और बाएं से चौथी संख्या 1 2 3 4, 266, इनका अंतर क्या होगा, तो 16 में 7 गया कितना बचेगा 9, और इधर कितना बचा इनके 5, 5 में से गया 4, तो 49 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दी गई एक प्रतीक संख्या का अध्ययन करें और पूछे गए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये अधिक रेलवे पूछा जाता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में रेलवे के। तो अब देखते हैं इसने क्या कहा है कि ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। ठीक है, तो ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसे कितनी विषम संख्या है, तो जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। तो ऐसी कितनी विषम संख्या है, तो विषम संख्या जैसे हम बात कर ली जाए 3 है, तो 3 से पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और बाद में प्रतीक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर ली जाए, यानी कि यहाँ पर ये 3, और 3 से पहले क्या है, एक अभाज्य संख्या 5 है और बाद में क्या है, एक प्रतीक है, तो यहाँ पर ये मिल रहा है, यानी कि 5 3 हैशटैग, यानी कि पहले क्या है अभाज्य संख्या और बीच में क्या है एक विषम संख्या, उसके पीछे क्या है एक प्रतीक। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 नहीं है, 3 नहीं हो क्योंकि ये 2 प्रतीक आ गए, इसके बाद 6 ये नहीं होगा, 2 9 9 9 से पहले एक संख्या नहीं है, इसी प्रकार 3 से पहले प्रतीक है, तो इस प्रकार से इसमें कोई भी और नहीं बन रहा है, तो एक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ठीक है, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और माइनस 3xy प्लस 5x माइनस 2xy का योगफल ज्ञात करना है। आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि जहां पर ये कोमा का चिन्ह लगा है आपको इनको क्या कर देना, प्लस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है इनको प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो सबसे पहले हम एक्स वाई वाले देखते हैं, तो एक्स वाई वाले कौन कौन से हैं, 7 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 ये क्या है प्लस के हैं, 7 और 4 11। ठीक है, इधर देखते हैं एक्स वाई ये है 3, ये किसके है माइनस के, तो 11 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, तो 8xyz। ठीक है, सॉरी एक योगफल ज्ञात कीजिए, 8xy और ये xy और ये xy। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लीजिए 7 और 4 11, कितने होगी 11, और इधर कितने हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5, और ये 7 सॉरी ये वाई जेड है, हम इनको गलत ले रहे हैं, ये क्या है वाई जेड है, तो 7xy प्लस 3 ये है और 2 ये है, तो 3 और 2 5, तो 7 में से 3 और 2 5, और 7 में से 5 गया कितने बचेगा आपका 2,
तो 2 कैसे बचेंगे प्लस के, 2xy, उसके बाद 5yz, और इधर कितने हैं 4yz, तो ये 5 और 4 9, और इधर yz कोई नहीं है तो 9yz। इसके बाद फिर देखते हैं माइनस के इनके z, ठीक है, तो zx देखते हैं, 3 ये हो गए, और 9 में 3 गया 6, ठीक है, क्योंकि प्लस के बचेंगे और कोई इसमें zx नहीं है तो प्लस के 6zx। इसके बाद ये 4y, और y वाला कोई है नहीं तो माइनस के 4y, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5x। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्धार के बाद इसके पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में थी, यह इनमें से किस राज्य में है? तो ये किसमें है, केरल में, केरल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि ABCDEF एक इमारत की छत अलग अलग है, ठीक है, इमारत की सबसे निचली छत 1 है, यानी कि क्रम कितना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसने कहा है कि बी सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, बी कहाँ रहता है, सी के ठीक नीचे वाली, ठीक है, सी एक सम अंक वाली मंजिल पर रहता है, तो या तो सी कहाँ होगा, 2 पर होगा या फिर 4 पर होगा, ठीक है, या तो ये 4 पर होगा या 2 पर होगा, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है, सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। बी और डी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, बी और डी की मंजिल के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। यदि हम सी को 2 पर रखें तो बी कहाँ आएगा 1 पर। इसके बाद इसने कहा है कि बी और डी की मंजिल के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं 3, तो 1 2 3 किसके बीच, बी और डी के बीच, ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, तो ए कहाँ होगा यहाँ पर, और एफ कहाँ होगा यहाँ पर, 3 पर एफ हुआ, और 6 पर कौन होगा हमारा जो बचा है, यानी कि बचा कौन है ई है, ठीक है, 6 पर हमें पूछा है कि चौथी मंजिल पर कौन है, तो चौथी मंजिल पर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि दो संख्या xy के लघुत्तम समूहपूर्वक महत्तम समूहपूर्वक कितने हैं 286 और 2, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 है तो 1/x प्लस 1/y का मान बताना है, यानी कि जो संख्या है उनका मान बताना है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, इसने कहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का जो योग है वो कितना है 48 है, एचसीएफ कितना है इनका 2, तो 2 एचसीएफ हुआ, ठीक है, और जो एलसीएम है वो कितना है 286। तो या तो आप इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि 286 के फैक्टर कीजिए, 286 के फैक्टर यानी कि 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये किससे कटेगा 11 से, 11 एकम 11 11 तिया 33, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, इनके 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 11 तिया 33 और तिया 13, ठीक है। तो हमको निकालना है उन संख्याओं का योग, और एचसीएफ कितना है उनका 2 है, एचसीएफ कितना है 2, तो या तो हम जैसे ये 2 गुणा 11 और 2 गुणा 13, तो 11 दूनी 22 और 13 दूनी
26। तो 22 और 26 का जो योग आता है वो कितना आता है? 48। 22 और 26 का योग कितना आएगा? 48। तो वे संख्या कौन हुई? 22 और 23, 22 और 26। यदि हम 1/22 प्लस 1/26 करें तो ये 26, इनका क्या बताना है? योग। तो 26 और 22 कितना हो गया? 48/22 गुणा 26। 2 से काटेंगे तो 2 से कितना बचेगा? ये 24। ये कितना हो जाएगा? 11। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 13। तो 12 गुणा 13 कितना हुआ? 143। और ऊपर क्या बचा आपका? 12। तो 12 सही, 12/143, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है इसका? जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि पहली संख्या क्या हुई? माना x हुई। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी आपकी 48 माइनस एक्स। ठीक है, तो x इंटू 48 माइनस एक्स बराबर, पहली संख्या कितनी है यानी कि एलसीएम कितना है? 286 गुणा 2 HF हो गया। तो ये 48 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 286 गुणा 2। अब ये क्या है कि एक द्विघात समीकरण बन गई है। आप इसको इसमें फैक्टर निकाल सकते हैं और उसमें उस दो संख्या को निकल कर आ जाएगी। यानी कि ये आ जाएगा आपका वही जो इसके फैक्टर करने के बाद आएगा, वो आएगा आपका 22 और 26। कितना आएगा? 22 और 26। और 22 और 26 का जो योग होता है वो कितना होता है? 48। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जिस प्रकार ये दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, यानी कि ये जिस प्रकार संबंधित दूसरा भी इसी प्रकार है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे संबंधित होगा? ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। तो यदि हम 75 में से 16 माइनस करें तो कितना बचेगा? 75 में से 16, या 75 में से हम क्या करते हैं? 16 का हाफ। 16 का हाफ कितना हुआ? 8। और तो 75 माइनस 8 कितना होगा? ये होगा 67। इसी प्रकार यदि हम 33 माइनस कितना करें यानी कि 14 का हाफ, 14 का हाफ कितना होता है? 7। तो 33 में 7 गया, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 26। तो यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार इनमें से हम कौन सा इसका पैटर्न निकाल सकते हैं? यानी कि यदि हम 40 में से 56 का आधा कितना होगा? यानी कि 56 का आधा 28 होगा। तो 96 तो आने का नहीं, ये तो गलत है। 28 ये भी गलत होगा। 29 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 29 में से 3 गया, कितना बचा आपका? 26। तो 26 इसका राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि रवि शहर ए और शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल से 2/3 चाल से चलता है तो शहर 30 मिनट लेट पहुंचता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A/A-B इंटू टाइम। ठीक है, टाइम यानी कि जितना लग रहा है। ठीक है, यानी कि 2/2 - 3 गुणा 30। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 10 और 10 दूनी 20। तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये क्या होता है? A/A-B इंटू टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कभी भी आप इसको वैसे सोल्व करने की कोशिश ना करें, आप इसको फॉर्मूले से ही सोल्व करें। अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट रेलवे की फेवरेट है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से रेलवे द्वारा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 7 व्यक्ति ABCD उत्तर की ओर एक पंक्ति में सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ये एक पंक्ति हुई, इस पे बैठे हैं। ए के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति है जितने ए के दाईं ओर है, यानी कि ए कहाँ है? मिड में है। टोटल कितने व्यक्ति है? 7। तो 3 इधर होंगे और 3 ही इधर होंगे। सी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो सी ए का दायां कौन सा पड़ेगा? ए का दायां इधर होगा। तो सी कहाँ होगा? दाएं के, यानी कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर हुआ। सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। सी और जी के बीच, यानी कि अगर इधर चलेंगे तो 3 व्यक्ति नहीं हो सकते, तो इधर चलना पड़ेगा। 1 2 3। तो जी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। के जी के ठीक बगल में नहीं है। के कहाँ है? इसके बगल में नहीं है, ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर। तो जे के कहाँ होगा? या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ठीक है, एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो एम, देखिए एम यदि यहाँ पर होता है तो इसका दायां इधर पड़ता है, तो के कहाँ होगा? इधर होगा। अब बचा कौन हमारे पास? बचा हमारे पास आपका आर, तो आर यहाँ पर होगा। अब इसने कहा है कि वी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एक सेकंड, आर पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है,
यानी कि आर कहाँ है, कोने पर नहीं है, तो आर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और बचा कौन अब हमारा, आर भी हो गया, सी भी हो गया, के भी हो गया, यहाँ पर बचा वी। इनके बीच में कितने व्यक्ति है, तो आर और वी के बीच में केवल जी है, तो एक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहा है रिडक्शन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें एक साथ होगा वो क्या होगी, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो फोर्क यानी कि FROCK ये किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो ML यानी कि एल के बाद क्या आता है M, यानी कि एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक क्या हो रहा है माइनस, O से क्या माइनस करे, यानी कि O कितने पर है, O 15 पर है, और M कितने पर है आपका, ये 13 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले F में से क्या घटाएंगे, एक, तो F में से क्या घटेगा, E, यानी कि E आ जाएगा। इसी प्रकार R से क्या घटेगा, P क्यों R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा P। इसके बाद N से M हुआ, यानी कि इधर क्या हुआ, ये बढ़ा, इधर क्या हुआ बढ़ा, तो O से क्या होगा, यानी कि N से M, N M MN होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या होगा, यानी कि NO, तो ये क्या आएगा O, और इधर क्या आएगा, इधर दो घटेंगे, यानी कि पहले एक घट रहा है, फिर दो घट रहे हैं, फिर एक घट रहा है, फिर दो घट रहे हैं, ये आपकी सीरीज चल रही है, प्लस एक और प्लस, यानी कि सॉरी माइनस एक और माइनस दो, माइनस एक और माइनस दो वाली सीरीज है। तो EP NaL, तो NaL ये इसका राइट आंसर रहेगा, NaL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास अभी RRB, ALP, सॉरी RRB, ये RPF SI एग्जाम में देखने को मिला है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो लोनी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 और 26 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी भुजा होगी। तो ये ट्रिपलेट की बात की गई है। ठीक है, तो ट्रिपलेट यानी कि 24 और 26 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, ये होता है 48, तो 48 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी त्योहार को पिरला पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इसको मोहर्रम को पिरला पांडुंगा नाम के जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 267 NC कैडेट एक परेड में भाग लेना चाहते हैं, टोटल कितने हैं 677, सॉरी 677। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना है, जहां पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, NCC कैडेटों के वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे, लेकिन इन्हें इसे बाहर करना पड़ा, यानी कि 677। 677 का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 677 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, इसमें से कितने व्यक्तियों को माइनस करे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि 677 में तो यदि हम एक बाहर करें, यानी कि 676 प्लस एक होगा 677, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का, किसका होता है 26 का, और कितने व्यक्ति हमने बाहर करे, एक, तो एक बाहर करने वाले व्यक्ति का राइट आंसर होगा एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो पहले तो वो तीन अभाज्य संख्या निकालनी होगी। तो तीन अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, अभाज्य संख्या यानी कि 17, जैसे 17
23 और 2 17, 23 और 2 यानी कि ये तो 40 हो गया। तो और योग कितना करना है हमको, इनका 20 करना है, तो ये तो होगी नहीं। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 3, ये भी नहीं है। वो कौन सी 3 संख्या होगी जिनका योग 40 होगा? अभाज्य संख्या। तो 17, 11 और 2, तो 17, 11 कितने हुए आपके? ये भी नहीं है। तो 3 अभाज्य संख्या होगा योग। तो वो 3 संख्या होगी आपकी, ये होगी 31, 7, 2, 31 और 7 38 और 2 40। ठीक है, हमको निकालना है इनका गुणनफल। तो इनके 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 31 की जब हम 14 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 1 और 14 तिया 42 और 1 43, तो 334 ने 434 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली सवर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? यानी कि जो एक ही ग्रुप के होंगे उनकी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? समान होगी। एन और सी ये क्या है? अलग है। नाइट्रोजन कार्बन अलग है, हाइड्रोजन हीलियम अलग है, और ये बोरॉन और ब्रोमीन क्या है? ये अलग है। तो फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है? सेम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें NaCl का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा आपका जो यानी कि ये होता है अपमार्जक या धोने के काम आता है, जैसे सर्फ हो गया या साबुन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। कमल है और उसका पुत्र है, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। कमल की आयु कितनी है? 4 है, पुत्र की आयु कितनी होगी? 1। 18 वर्ष पश्चात यानी कि 18 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी रह जाएगी। यदि कमल के पिता की आयु 2 होगी तो कमल की आयु कितनी रहेगी? 1 रहेगी। कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद। ये देखिए शॉर्ट करने का इसका तरीका है रेशो का। ठीक है, तो अब इसमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर 3 का है और इनमें अंतर कितने का है? इनके 1 का है, तो अंतर दोनों को बराबर करना होगा। तो ये कितना होगा? 4:1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6:3। तो इसमें भी 2 का अनुपात और इसमें भी 2 का, तो जो 2 है यही तो 18 के बराबर है। 2 नम 18। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9। हमको पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो 9 एकम 9, क्योंकि वर्तमान ये है तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 है। लेंस की अक्षमता ज्ञात करनी है, तो लेंस की अक्षमता आपको बतानी है। ठीक है, तो लेंस की अक्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f के होती है। ठीक है, तो P बराबर ये हो जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर में तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। और हमेशा जो उत्तल लेंस होता है उसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है? प्लस की होती है। तो ये 100 बटे आ जाएगा आपका, वक्रता त्रिज्या 40 है। लेंस की क्षमता आपको बतानी है इसमें। P बराबर 1/f लेंस की क्षमता वक्रता त्रिज्या
जो फोकस दूरी होती है, सबसे पहले क्या होगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, ये इसकी आधी होगी। ठीक है, मुख्य फोकस हो गया। अब बात करी जाए इसकी, तो P बराबर 1/f के, P बराबर 1/f के, ये कितना हो जाएगा, 100/20। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। 100 यानी कि 5 डायप्टर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि बोमेन संपुट को ढके रहती है, तो ये कौन सी है, केशिका गुच्छ। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। बोमेन संपुट आपका, ये आपका हृदय से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो ये सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि ये आपको एक समीकरण दी है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, उसके बाद क्या होगी, गुना। तो 16 छिकम 96, 96 माइनस 3 प्लस 17 माइनस 12, 17 माइनस 12, तो कितना होगा, यानी कि इधर बच जाएगा आपका 5 प्लस के, और ये 3 माइनस के, तो ये कितना बचेगा, प्लस के 2, प्लस के 2 और 96 और 2 कितना हो जाएगा आपका 98। 96 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 98 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा गया है कि आपको एक पैटर्न दिया है, यानी कि एक पाई चार्ट दिया है, कमाई की प्रतिशतता दर्शाई गई है। क्या है इसमें, कमाई की प्रतिशतता दर्शाई गई है। ठीक है, अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ACDFGH परिवार की कुल कमाई की केंद्रीय कोण क्या होगी, तो कुल केंद्रीय कोण हमको इसमें निकालना है, किस किस का, ये निकालना है ACDFG और H परिवार का। तो टोटल कितने परिवार है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको पूछा कितने का है, 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, तो 8 परिवार है, यानी कि 100% टोटल। हमको पूछा कितने का है, यानी कि A का, और A का जो हमारा प्रतिशत है वो कितना रहेगा, ये रहेगा आपका A का प्रतिशत रहेगा इसमें 30%, 30 प्लस फिर C का कितना है इसमें, ये है आपका 11, सॉरी C का कितना है, ये है आपका 3। ठीक है, उसके बाद D का, तो D के प्रतिशत की बात कर ली जाए, D का है आपका 5%। फिर F का, तो F का कितना है, F का ग्रीन वाला है, तो ये कितना है 12 प्लस, इसके बाद G का है, तो G का क्या है, ये डार्क ब्लू, ये कितना है 20, और उसके बाद बात कर ली जाए H की, तो H परिवार का है ये आपका 11। ठीक है, कितना है 11, इनको जोड़ेंगे 30 और 20 50, 50 और 5 और 3 8 और 12 20, 50 20 कितना हो गया आपका, ये हो गया 70, और 11 कितना हो गया आपका 81। तो 81/100 गुणा 360, तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, और इसमें थोड़ा, इसमें ये थोड़ा कम दिख रहा है, तो जिसके कारण इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू गलत ली गई है, जिसके कारण इसका थोड़ा आंसर डिफरेंट है। बाकी आंसर आपका 316.8 रहेगा। सेम ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये 3 संख्या है, उदाहरण जैसे 697, पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, और ऐसी कितनी संख्या बनेगी जिनका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा जब हम क्या करेंगे कि दूसरे अंक में 2 जोड़ देंगे। तो जैसे ये हो गया 5, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9 और 3। इसी प्रकार 1
इसमें 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और ये रहेगा 6। इसी प्रकार ये 3 और 5 में कितना जोड़ेंगे 2 तो 7 और ये फिर 7। इसी प्रकार 4 और अगले 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और ये 2, फिर 8 और 2 में यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 4। तो हमको बताना है कि ऐसे कितने जोड़े हैं कि जिन यानी कि दूसरे अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे ये 9 है, दूसरा अंक है और ये 3 से विभाजित है, तो एक तो यही हुआ, एक ये हुआ 2 और एक ये हुआ 3, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि ये BOUTS इसका जो कोड दिया है वो आपको 54% 8 हैशटैग। इसी प्रकार ये दिया है तो कूट भाषा में BLARE का यानी कि BLARE का हमको बताना है। तो B का क्या है यानी कि 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। इसके बाद क्या है L का क्या है, L का है आपका 3, L का कितना हुआ 3 ये यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है A का, तो A का कितना होगा, A का लास्ट वाला यानी कि 9, ये हुआ 9। इसके बाद L के बाद किसका यानी कि R का, तो R का कितना होगा, R का होगा यानी कि ये आपका @ ठीक है। उसके बाद R के बाद E का कितना है, E का है E का कितना दिया है इसने, यानी कि E का इसने नहीं दिया। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि 5 3 9 @ किसमें बन रहा है, 5 3 9 यहाँ पे है, 5 9 3 ये नहीं है, 5 4 3 ये नहीं है, 5 3 4 ये नहीं है। तो यदि हम इसको ही फॉलो करें तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा कि 7 बक्से MNOPQRS एक दूसरे के ऊपर रखे हैं लेकिन उनका इसी क्रम में कोई आवश्यक नहीं है। P के ऊपर केवल 3 बक्से हैं, P के ऊपर केवल कितने हैं 3 बक्से हैं और 3 इसके नीचे होंगे। ठीक है। P और M के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, P और M के बीच में या तो M सबसे ऊपर होगा या M सबसे नीचे होगा। ठीक है। या तो M सबसे नीचे होगा। तो देखते हैं कौन सी सीरीज बनती है। उसके बाद इसने कहा कि S और Q के बीच केवल R है, S और Q के बीच केवल कौन है R है। यदि हम S को यहाँ पर रखें तो R कहाँ होगा, ये इसने कहा है कि S और Q के बीच केवल R है, तो यहाँ पर Q और यहाँ पर R। ठीक है। यदि यहाँ पर रखे S और Q और यहाँ पर R। इसके बाद कहा है कि O और M के बीच केवल N है, O और M के बीच केवल N रखा गया है। सबसे ऊपर न तो Q है और न ही M है। ठीक है। तो न तो देखिए दोबारा से बनाएंगे इसको, यानी कि P ये हुआ 1 2 3 व्यक्ति और हुए और 3 व्यक्ति और हुए। ठीक है। इसने कहा कि P और M के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, P और M के बीच, क्योंकि इसने लास्ट लाइन में कहा है कि M को रखा न तो Q को और न ही M को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है। उसके बाद कहा है इसने कि S और Q के बीच केवल R है, S और Q के बीच, तो S यहाँ पर होगा और Q यहाँ होगा और S यहाँ होगा। इनके बीच में कौन है R है। O और M के बीच केवल N है, O और M के बीच केवल N है, O ये हुआ और इनके बीच कौन हुआ N हुआ। ठीक है। तो इसने पूछा है Q और O के बीच कौन सा बॉक्स रखा है, किसके बीच Q और O के बीच, तो ये कौन रखा है P, तो P इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि उद्योग जगत के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया 1948 में, तो 1948 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि एक परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त करे। किसने,
रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त करे। ठीक है, रोबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त करे। किसने? रोबिन ने किस किस से? दीपक और केशव से। दीपक और केशव से कम अंक प्राप्त करे। अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त करे, तो अभिषेक इनमें ऊपर होगा। ठीक है, अधिक अंक प्राप्त करे लेकिन प्रिंस से कम। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंस हुआ और प्रिंस ने रमन से अधिक अंक प्राप्त करे, और जो इसने कहा है कि अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त करे, तो अभिषेक ने दीपक से तो अधिक अंक प्राप्त करे लेकिन प्रिंस से कम। ठीक है, अधिक अंक प्राप्त करने में परीक्षा में तीसरा स्थान किसका है? ठीक है, तो तीसरा स्थान पहले स्थान पर आपका ये हुआ इनके रमन, उसके बाद कौन हुआ? आपका प्रिंस हुआ, और उसके बाद कौन है? अभिषेक। तो अभिषेक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि मेंडल ने दो प्रयोग, एक लंबे पौधों को पराग के छोटे पौधों के बीजांड को निश्चित करने के लिए, दूसरा छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड से निषेचित करने के लिए किया गया। यदि हम इन दोनों प्रयोग में उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देंगे? तो क्या परिणाम मिलेगा इसका? प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो 1 में भी लंबे पौधे और 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है। तो रिया किधर चली? उत्तर की ओर, यानी कि यहां से चली और 25 मीटर उत्तर की ओर चली। ठीक है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है, तो इसका दायां इधर होगा, तो ये कितना मुड़ी? और 30 मीटर चली। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो अब फिर दायां ये है, तो अब कितना चली? 40। तो एक्स्ट्रा कितना चली है? एक्स्ट्रा चली 15। ठीक है, उसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, तो बायां किधर होगा? इसका इधर होगा, तो कितना चलती है? 15। ठीक है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो अब ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। यदि सभी 90 डिग्री के कोण है तो अब आरंभ बिंदु से वह कितने दूर है और किस दिशा में है? तो इस दिशा में होगी, यानी कि पूर्व की ओर। तो 30 तो ये हुआ, 30 तो ये हुई, प्लस 15 ये चली थी जो नीचे की है, तो 30 और 15 45 पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसका 45 पूर्व की ओर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 50, 60, 25, 40, 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत 20, 25, 20, 10, 30। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? ठीक है, तो औसत संख्या हमको निकालनी है। तो यानी कि 20, 15, 50 का 20% कितना होगा? यानी कि 10 इसमें पास हुए। 60 का 25% कितना हुआ? 15, तो 15 इसमें पास हुए। और ये आपका 25 का 20% कितना हुआ? यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 5। और इसी प्रकार 40 का 10% यानी कि 4, प्लस 70 का 30% तो यानी कि 21। तो इतने कैंडिडेट पास हुए। टोटल कितने हुए? 15, 5, 20, 10, 30 और 21, 4, 25। तो 25 और 30 कितना हो गया? 25 और 30 हो गया आपका 55। तो टोटल कितने? 55 विद्यार्थी पास हुए। टोटल कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे? तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 50 और 60 कितना हो गया आपका? 110, 110 और 70 कितना हो गया? 180, 180 और 40 कितना हो गया? 220, 220 और 25 कितना हो गया आपका? तो 245। कितना हुआ? 245। टोटल कितने हैं? 55 विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी? 55। तो 5 से काटेंगे 11 और 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 निम 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 5 चौक 20 और 5 नम 45 विद्यार्थियों की औसत संख्या बतानी है। तो एक सेकंड इनको दोबारा ऐसे जोड़ते हैं। तो ये होगा आपका 50 और 60 हो गया 110, 110 और 70 हो गया आपका 180, 180 और 40 हो गया 220, 220 और 25 कितना हो गया? ये हो गया 245। ठीक है,
245। और ये पास कितने हुए, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 50 का 20% हुआ आपका 10। और 60 का 25% कितना हो गया, 15। इसी प्रकार 25 का 20% यानी कि 5 दूनी 10, 25 दूनी यानी कि 25 का 20% यानी कि 50 यानी कि 5। और 25 का सॉरी ये हमको निकालना है, इसमें 30 का तो हुआ 20%, 60 का हुआ 25% और 25 का हुआ 20%। 25 का कितना हुआ 20% और 40 का हुआ 10%। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, टोटल तो 245 हो गया आपका। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 50 का 20% हुआ आपका 10 और 60 का 20% यानी 60 का 25% 15 और 25 का 20% हुआ आपका 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 यानी कि 5। 40 का 10% हुआ आपका 4 और 70 का 10% हुआ आपका 21। तो इनको जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 5 10, 5 15 का 5 का 80 को लग गया 1 2 2 4 और 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है 55। केंद्र में प्रति कक्षा औसत कितना है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, केंद्र में परीक्षा कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो 55 से काटेंगे इसको, आना चाहिए 11। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, एक बार आप इसको सोल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि मेंडल की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो ये कौन सा होता है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य अंतर होता है, तो इनके मध्य जो अंतर होता है ये होता है CH2 का। तो CH2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही गुणधर्म कौन की पहचान करें। तो ये कौन से ABD, इनके चुंबक क्षेत्र बंद पास होती है, ये एक बंद लूप के रूप में होती है, ठीक है। तो ये तो उसका राइट आंसर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक उत्तरी से दक्षिण की ओर चलती है, ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्थ से साउथ चलेगी। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ये कभी नहीं करती, ठीक है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहते हैं, यानी कि जैसे N और S हुआ तो ये इधर से चलेगी, तो जो इनका ध्रुव होगा यहाँ पर क्या होगी, इनकी प्रबलता अधिक होगी, जितने पास होगी उतनी प्रबलता अधिक होगी, तो ये भी सही है। प्रति इकाई चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रति इकाई में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ABD इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई। तो ये किसकी गई, नाबार्ड की। तो नाबार्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ये कितना है 1144, ये 4 गुणा 22/7 इंटू R², 2 से काटेंगे यानी कि 11 से काटेंगे 2 बार और ये कट जाएगा 11 कम 11 और 11 चौक 44, 2 से काटेंगे ये आपका जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे आपका ये हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है। तो ये कितना आएगा 13, तो ये 13 सत्ते 91, तो R² बराबर कितना आ जाएगा 91
तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर है √91। तो √91 दो रूट √91 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे 4/3 4 पाई, ये क्या है, एक गोला है, इसका व्यास निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, व्यास को त्रिज्या से 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2√91, क्योंकि त्रिज्या क्या आई थी हमारी, त्रिज्या आई थी हमारी r बराबर √91, तो 2 से गुणा करेंगे तो उसका व्यास निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि एक संख्या दी है 5 6 1 3 7 4 2 8 के सभी अंकों को आरोही मतलब बढ़ता क्रम बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे ये 5 6 1 3 7 4 2 8, तो हमको उसमें बढ़ते क्रम में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो किस किस की परिवर्तित हुई, यानी कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही जो बदली नहीं। तो कौन है इसमें, इनकी बदली की स्थिति, ये भी बदल गए, ये भी बदल गए, ये भी बदले, ये भी बदले, ये भी, और ये नहीं बदले, तो एक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि 2.6 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखे, इनके फैक्टर के रूप में आपको लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इनके जैसे ये 2.6 है, इसको 26, जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या करेंगे माइनस, और नीचे जिसके ऊपर बार है उतनी ही संख्या, यानी कि उतनी संख्या में 9। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 24/9, तो 3 8 24 और 3 3 9, तो 9/3 इसका राइट आंसर, सॉरी 8/3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए वापस लौटता है। यदि इस दौरान यात्रा में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय की गई। ठीक है, और 5 किलोमीटर, तो औसत चाल क्या होगी हमारी, औसत चाल क्या होगी, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी, 2 गुना 40 गुना 5 और ये आ जाएगा 45। ठीक है, ये क्या हुई औसत चाल। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें टाइम से क्या करनी है, गुणा करनी है, यानी 4.5, 4.5 घंटे लगे इसको, तो पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा, नीचे आएगा 0, 45 से 45 कटा और 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8 पंजे 40 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 50, यानी कि 50 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 40 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय कमेंट में बताइए, और आरआरबी टेक्नीशियन में आपका कितना स्कोर रहा है वो भी बताइए। मैंने एक आरआरबी टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ वीडियो बनाई है, आप उसको देखें, चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जल्दी एनटीपीसी की भी सीरीज चालू कर दी जाएगी, और आप यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि सीबीटी जो 1 होता है, सीबीटी 1 वो 100 क्वेश्चन का होता है, क्योंकि सीबीटी 1 मैंने 2022 में दिया था और मेरा क्वालिफाई था, अच्छे खासे मार्क्स थे। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए।